कल मैं बाजार गई तो मैंने पाया कि जहाँ कुछ महीने पहले 1,000 रुपए में मैं बहुत सी वस्तुओं को खरीद पाती थी, वहीं अब 1,000 रुपए में मुझे पहले से कम वस्तु प्राप्त हुए। इस तरह मैंने पाया कि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है और वस्तुओं की इस मूल्य वृद्धि की स्थिति का सामना हम सभी अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, जिसे कि अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति का हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे बिल्कुल सरल उदाहरणों के साथ, और इस संपूर्ण व्याख्या को हम 2 पार्ट में देखेंगे। आज का वीडियो पार्ट 1 है। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में शामिल है मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति की परिभाषा और सरल उदाहरण, मुद्रास्फीति के कारण और मुद्रास्फीति कैसे मापी जाती है। पहले देखते हैं मुद्रास्फीति क्या है। वह स्थिति जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समय के साथ बढ़ जाती हैं, मुद्रास्फीति कहलाती है। यह तब होती है जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समय के साथ बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, रुपए की जो खरीदने की शक्ति है वह घट जाती है। मतलब अब पहले जितनी मुद्रा में पहले से कम चीज़ें हम खरीद पाएंगे। ठीक उसी तरह जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में अपनी खरीदारी का उदाहरण देकर बताया था कि किस तरह अब 1,000 रुपए में मैं पहले से कम वस्तु खरीद पाई। अब मुद्रास्फीति की परिभाषा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार मुद्रास्फीति एक निश्चित अवधि में कीमतों में वृद्धि की दर है, जिसमें समग्र मूल्य वृद्धि या विशिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं की व्यापक माप शामिल है। सरल शब्दों में इसे ऐसे परिभाषित किया जा सकता है, मुद्रास्फीति वह दर है जिस पर वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं, जिससे मुद्रा की खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। अर्थात जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो हर इकाई मुद्रा कम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदती है। मतलब रुपए का मूल्य घट जाता है और रहन सहन की लागत बढ़ जाती है। अब इसे एक सरल उदाहरण के जरिए समझेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए हैं और आज आप उन 10 रुपयों में से 5 टॉफियाँ खरीद सकते हैं। तो इस तरह हर टॉफी की कीमत 2 रुपए हुई। अगर महंगाई की वजह से अगले महीने टॉफी की कीमत बढ़कर 2.5 रुपए प्रति टॉफी हो जाती है, तो आपके 10 रुपए में से अब आप सिर्फ 4 टॉफियाँ ही खरीद सकते हैं, 5 नहीं। अर्थात अब आपकी मुद्रा पहले की तुलना में कम वस्तु खरीद पाएगी। यही मुद्रास्फीति है। अब मुद्रास्फीति के कारण पर आते हैं। इसे हम कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, अंतर्निहित या वेतन मूल्य मुद्रास्फीति और मौद्रिक मुद्रास्फीति आदि। अब एक एक कर सभी को देखेंगे और पूरी तरह से समझ में आ सके, इसलिए सभी का सरल उदाहरण भी लेंगे। तो चलिए अब इन्हें समझते हैं। पहले देखते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण है। मांग जनित मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है। अर्थात जब लोगों की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की इच्छा ज़्यादा होती है और वस्तुओं की उपलब्धता कम होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। जब भी हमारी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग ज़्यादा होती है तो उपभोक्ता उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार होते हैं, जिससे कीमतों में सामान्य वृद्धि हो जाती है। इसे भी एक सरल उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक त्योहार पर सभी लोग मिठाइयाँ खरीदना चाहते हैं। अगर स्थानीय मिठाई की दुकानें इतनी मिठाइयाँ नहीं बना पाती कि सभी की मांग को पूरा किया जा सके, तो मिठाइयों की कीमतें क्या होंगी? वो बढ़ जाएंगी, है ना? क्योंकि लोग उन्हें अधिक कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होंगे। यही मांग जनित मुद्रास्फीति है।
अब इसके बाद हम देखते हैं आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन लागत में वृद्धि से प्रेरित होती है। यह कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत, बढ़ी हुई आय या आपूर्ति श्रृंखला में बाधा जैसे कारकों के कारण हो सकती है। अर्थात जब वस्तुओं और सेवाओं को बनाने की लागत बढ़ जाती है, जैसे अगर कच्चे माल की कीमत बढ़ जाती है, तो व्यवसाय उन अतिरिक्त खर्चे को पूरा करने के लिए कीमतों को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए कि चीनी की कीमत अचानक बढ़ जाती है। अब मिठाई की दुकानों को चीनी खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, इसलिए वे क्या करेंगे, मिठाइयों की कीमतें बढ़ा देंगे, है ना, ताकि वे ऊंची लागतों को पूरा कर सकें। इसके बाद देखते हैं अंतर्निहित या वेतन मूल्य मुद्रास्फीति। सामान्यतः इस तरह की मुद्रास्फीति का वर्णन मजदूरी और कीमतों के बीच एक फीडबैक लूप के रूप में किया जाता है। जब श्रमिक ज़्यादा वेतन की मांग करते हैं तो व्यवसाय बढ़ी हुई श्रम लागत को पूरा करने के लिए कीमतें बढ़ा सकते हैं। यह श्रमिकों को उच्च वेतन की मांग करने के लिए बढ़ावा देता है और यह जो चक्र है वह चलता ही रहता है। इसके बाद देखते हैं मौद्रिक मुद्रास्फीति। मौद्रिक मुद्रास्फीति सामान्यतः किसी अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति में वृद्धि से जुड़ी होती है। जब चलन में पैसा ज़्यादा होता है तो उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, जिससे मांग और कीमतें बढ़ सकती हैं। सरल भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो लोग ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर केंद्रीय बैंक बहुत सारी नई मुद्रा छापती है तो लोगों के पास अचानक ज़्यादा नकद उपलब्ध होगा। ऐसे में वे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। अब इस बढ़ी हुई खर्च से कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है जितनी तेजी से मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी है। इस तरह से हमने देखा कि इन कारणों से मुद्रास्फीति होती है, जिससे कि कीमतें बढ़ती हैं और जीवन की लागत पर असर पड़ता है। अब हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति कैसे मापी जाती है। तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए कुछ मुख्य तरीके हैं जो समय के साथ कीमतों में बदलाव को ट्रैक करते हैं। यहाँ हम इसे आसान तरीके से समझेंगे। इसमें से पहला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और तीसरा है PPI, उत्पादक मूल्य सूचकांक या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। भारत में मुख्य रूप से CPI और WPI का ही प्रयोग किया जाता है। खैर, अब एक एक कर इन सभी को समझेंगे। पहले देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। यह मुद्रास्फीति का एक प्रमुख संकेतक है जो समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की एक श्रृंखला के लिए उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली औसत खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है। CPI के लिए आधार वर्ष 2012 है। मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए CPI डेटा का ही उपयोग करती है। भारत में विभिन्न CPI हैं जो कि विशिष्ट जनसंख्या समूहों को पूरा करते हैं। पहला है औद्योगिक श्रमिक के लिए CPI, जो कि CPI IW है। दूसरा कृषि श्रमिकों के लिए CPI, जो कि CPI AL है। वहीं तीसरा ग्रामीण श्रमिकों के लिए CPI, जो कि CPI RL। और चौथा शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों हेतु, जो कि CPI UNME है। ठीक है, तो ये तो हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि CPI से संबंधित है। अब हम बिल्कुल सरल भाषा में CPI को समझेंगे। तो पहले देखते हैं कि यह क्या है। तो CPI एक टूल है जो उन वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत में बदलाव को मापता है जो लोग आमतौर पर खरीदते हैं, जैसे भोजन, कपड़ा और मकान, परिवहन आदि। अब देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। इसे एक बास्केट में भरकर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को समय समय पर ट्रैक किया जाता है।
अगर बास्केट की कीमत बढ़ती है तो इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर अगर बास्केट की कीमत पहले 1,000 रुपये थी और इस साल 1,050 रुपये हो गई तो मुद्रास्फीति इसी बढ़ोतरी के आधार पर मापी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर एक उपभोक्ता बास्केट में सामान्य चीज़ें हैं जैसे दूध, चावल और तेल, अब माना कि पिछले साल इस बास्केट की कुल कीमत 1,000 रुपये थी और इस साल मुद्रास्फीति के कारण वही बास्केट 1,050 रुपये की हो गई है। इस वृद्धि से पता चलता है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और मुद्रास्फीति इसी बढ़ोतरी के आधार पर मापी जाएगी। अब देखते हैं थोक मूल्य सूचकांक WPI। यह थोक स्तर पर उत्पादकों और व्यवसायों के दृष्टिकोण से वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। इसमें CPI की तुलना में वस्तुओं की एक बड़ी रेंज शामिल होती है। भारत में WPI में प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली एवं निर्मित उत्पाद शामिल हैं। वर्ष 2017 में अखिल भारतीय WPI का आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया है। इस तरह हमने देखा कि WPI उन वस्तुओं को मापता है जो व्यवसाय थोक में खरीदते हैं, मतलब खुदरा स्तर पर आने से पहले। और यह कैसे काम करता है? तो साधारण रूप में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह थोक में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों को ट्रैक करता है। अगर इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो यह भविष्य में उपभोक्ताओं के लिए कीमतों के बढ़ने की संभावना को दिखाता है। उदाहरण के तौर पर अगर गेहूं का थोक मूल्य 1,000 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ करके 1,200 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है तो यह थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि को दिखाता है और इस वृद्धि का असर उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है, क्योंकि गेहूं की कीमत बढ़ने से रोटी और अन्य गेहूं आधारित जो भी उत्पाद हैं उनकी भी कीमत बढ़ सकती है। इसके बाद हम देखते हैं उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI। यह उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत बदलाव को मापता है जो उत्पादक प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो यह उन उत्पादकों द्वारा अपने उत्पादों के लिए प्राप्त कीमतों को देखता है। अगर इन कीमतों में वृद्धि होती है तो यह अंततः उपभोक्ताओं के लिए भी उच्च कीमतों का कारण बन सकती है, क्योंकि व्यवसाय इन लागतों को उपभोक्ताओं पर डाल सकते हैं। इस तरह हमने देखा कि मुद्रास्फीति को मापने के लिए CPI, WPI और PPI के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ बदलावों को ट्रैक किया जाता है। और इस तरह आज की इस वीडियो में हमने देखा एक उदाहरण कि किस तरह बाजार में पहले जितनी मुद्रा अब पहले से कम वस्तुओं को खरीद पाई। इसके साथ ही मुद्रास्फीति जो कि वस्तुओं के मूल्य में सामान्य वृद्धि है। फिर हमने मुद्रास्फीति की परिभाषा को भी देखा और हमने इसके लिए एक बिल्कुल सरल उदाहरण भी लिया। इसके साथ ही हमने मुद्रास्फीति के कारण जो कि मांग जनित, लागत जनित, अंतर्निहित या वेतन मूल्य, मौद्रिक मुद्रास्फीति आदि हैं, एवं सभी का सरल उदाहरण भी शामिल किया। इसके साथ ही हमने यह भी देखा कि मुद्रास्फीति कैसे मापी जा सकती है, जैसे CPI, WPI, PPI द्वारा। भारत में मुख्य रूप से CPI एवं WPI का ही प्रयोग किया जाता है और सभी का हमने सरल उदाहरण भी लिया। वीडियो के अगले भाग में हम बात करेंगे मुद्रास्फीति का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति के क्या लाभ हैं और क्या हानि हो सकते हैं, मुद्रास्फीति के लाभ और हानि प्राप्तकर्ता वर्ग कौन कौन से हैं, उसके अलावा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।